आज के व्याख्यान कथाकार मैत्री पुष्पा खंड 5 में आपका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। इससे पूर्व की चर्चाओं में हमने मैत्री पुष्पा के विभिन्न खंडों के विषय में विस्तार से बातचीत की थी। आज हम जिस खंड के विषय में बात करने के लिए उपस्थित हुए हैं उसका शीर्षक है पतझड़। जीवन में हमेशा बसंत ऋतु का आगमन नहीं रहता। मैत्री जी के इस खंड में जिन कहानियों का उन्होंने समावेश किया है उसमें उन्होंने व्यक्ति किस प्रकार से अपने जीवन में स्मृतियों के माध्यम से अपने सुनहरे भविष्य का चिंतन करता है, उसके विषय में कल्पनाएं करता है, इन क्षणों विशेष का उन्होंने अंकन किया है। इस खंड में जिन कहानियों का पुष्पा जी ने संकलन किया उनके शीर्षक हैं अपना अपना आकाश, छां, बहेलिया, 12वीं रात तथा सिस्टर। खंड की पहली कहानी है अपना अपना आकाश। आज निरंतर हम देख रहे हैं कि संयुक्त परिवार विघटित होते जा रहे हैं। कोई भी जना संयुक्त परिवारों में रहना नहीं चाहता। कारण अनुशासन में रहना पड़ता है। जो कुछ भी हमारे पास होता है वो बांटना पड़ता है और आज की युवा पीढ़ी इसे स्वीकार नहीं करती। एकल परिवारों के वर्चस्व के कारण लोगों में सेवा की भावना, त्याग की भावना, सहन करने की भावना का अभाव देखा जा सकता है। इसके साथ ही हम देखते हैं कि एकल परिवारों में रहने के अभ्यस्त लोग अपने परिवारों के वृद्धों के प्रति भी संवेदनहीन हो जाते हैं। उनका स्वार्थ इतना अधिक बढ़ जाता है कि वो परिवार के कभी मुखिया रहे सास ससुर, माता पिता, इन सब के प्रति एक उपेक्षा की भावना रखने लगते हैं। वृद्ध अकेलापन, उदासी, उपेक्षा के वातावरण में जीने के लिए अभिशप्त हो जाते हैं। इस कहानी में कैलाशी अपने विवाह के बाद संयुक्त परिवार में आती हैं। घर की मान मर्यादा संस्कारों को संजोकर अपने अंदर वे सब पारिवारिक जनों को प्रेम के ऐसे सूत्र में बांध लेती हैं कि उस सूत्र को अलगाया नहीं जा सकता। किंतु समय परिवर्तनशील है। जब कैलाशी धीरे धीरे प्रौढ़ावस्था को प्राप्त करने लगती हैं तब उनके परिवार में बहुओं का आगमन हो जाता है। ऐसे में आधुनिक विचारधाराओं की ये आधुनिक बहुएं उनकी बात को नहीं समझ पाती। उन्हें समझ ही नहीं आता कि क्यों परिवार में हमें एक दूसरे के साथ माला के मोतियों की तरह रहना चाहिए। उनके अनुसार अगर हम अलग अलग रह रहे हैं, अपनी ज़िंदगी को जी रहे हैं तो बहुत अच्छा है। अपनी जिम्मेदारियों को वहन करना उन्हें बोझ लगने लगता है। ऐसे में पति की मृत्यु के बाद कैलाशी अपने बेटे बहुओं पर बोझ बन जाती हैं। एक दिन कैलाशी के बेटे उनसे ज़मीन के कागज़ों पर अंगूठा लगवाना चाहते हैं। कैलाशी को समझ नहीं आता, पर फिर भी वो पेन मंगवाती हैं
और आड़े तिरछे अक्षरों में हस्ताक्षर कर इस बात को अनुभव करना चाहती हैं कि वो अभी भी सम्मान से जिएंगी, किंतु ये उनकी कल्पना ही रह जाती है। जब उन्हें पता चलता है कि उनके नाम की 10 बीघा ज़मीन को भी उनके बच्चे अपने नाम करवा लेते हैं और इस तरह से जो स्वामिनी का पद उनके पास था वो खत्म हो जाता है और वो बेटों की मोहताज हो जाती हैं। वे सोचती हैं, उन्हें क्या पता था कि यह लिखावट उनके नाम चढ़ी 10 बीघे ज़मीन को भी छीन ले जाएगा और आज से उनका बुढ़ापा रेहन चढ़ जाएगा। अपने ही बेटों के घर किलस किलस कर चुकने को। जिन बेटों को उन्होंने लाड प्यार त्याग सेवा इससे पाल पोस कर बड़ा किया था, बहुत चाव से उल्लास से जिन बहुओं को बेटी बनाकर वो अपने घर लाई थीं, उन्हीं बेटे बहुओं ने उन्हें कहीं का नहीं छोड़ा था। कैलाशी 4-4 महीने के लिए अपने बेटों के साथ बन जाती हैं। हर 4 महीने में उन्हें अपना बिस्तरा, अपना सामान एक घर से उठाकर दूसरे घर में व्यवस्थित करना पड़ता है। उनसे बिना पूछे, उन्हें बिना बताए, बिना उनकी सलाह लिए उनके विदा की तैयारियां घर वाले शुरू कर देते हैं। छोटे बेटे के पास आगरा रहते हुए कैलाशी देवी को 4 महीने हो गए थे, अतः अब बारी बड़े बेटे की थी। सब कुछ जानते हुए कैलाशी धीरे धीरे अपना सामान संजोने लगती हैं। दिल्ली आने पर उनका नौकर लल्लू दोनों बहुओं की बातचीत को सुन लेता है। उसे पता चलता है कि दोनों बेटे और दोनों बहुएं मिलकर कैलाशी देवी को बेंगलोर भेजना चाहते हैं। बेसब्री से उनका सामान इकट्ठा करने की तैयारी हो रही थी। माँ की घंटी कहाँ है, पूजा करने की माला कहाँ है, अरे ठाकुर जी को लेकर आओ, उनकी पोशाकें कहाँ हैं। सारा सामान धीरे धीरे कैलाशी देवी के पास एकत्रित करा जाने लगा। अब बेटों को 4 महीने के लिए भी अपनी माँ को अपने पास रखना बोझ लगने लगा था। उन्हें लगने लगा था कि बिना बात का उनके जीवन में हस्तक्षेप है। वे उन्हें वृंदावन नहीं भेजना चाहते थे। बहुत बड़ा इसके पीछे उनके पास कारण था। वृंदावन तो बहुत पास है, अगर माँ वहाँ उकता गई तो वो कभी भी घर आ सकती हैं। माँ के वापस घर आने का डर बेटे और बहुओं को अंदर ही अंदर साल रहा था और इसलिए वो दूर से दूर स्थान पर माँ को भेजकर निश्चिंत होना चाहते थे कि माँ वापस ना आ सके। बेटे की उक्ति है, कोई पूछेगा तो कह सकेंगे। उनका मन भगवत भक्ति में रम गया था, सो गृहस्थ को त्याग दिया। कितना आसान तरीका मुक्ति का, उनकी और परिवार की दोनों की। ये सब बातें सुनकर लल्लू परेशान हो उठता है। उसे लगता है कि जिस माँ ने बचपन से इन बेटों को पाल पोस कर पता नहीं कितने कष्टों को सहकर बड़ा किया था, आज वृद्धावस्था में
वही बच्चे उन्हें अपने से अलग करने पर तुले हैं। वो रातों रात कैलाशी देवी को चुपचाप उनके गांव भेज देता है। संग्रह की दूसरी कहानी है छांव। पत्नी और बेटी रेशम की मृत्यु के उपरांत विश्वनाथ, जिन्हें प्यार से सब लोग ददुआ कहते हैं, अकेले पड़ जाते हैं। इसलिए वे अपने रोगग्रस्त दामाद और उसकी संतान बेदू को अपने साथ अपने घर ले आते हैं। अपने पारिवारिक वातावरण में ददुआ उस प्रेम की छां को ढूंढने की कोशिश करते हैं जहां उन्हें कुछ समय के लिए शांति का अनुभव हो। विगत की स्मृतियां रह रहकर उन्हें उद्वेलित करने लगती हैं। ऐसे में एक दिन उन्हें वह घटना याद आ जाती है जब वे सन्नों और बतासों के साथ अलीगढ़ जा रहे थे। रास्ते में नमाज के समय सन्नो अपनी बेगम बतासों को ददुआ के संरक्षण में छोड़कर नमाज अदा करने के लिए बाहर निकलता है। ऐसे में हिंदू मुस्लिम दंगों के कारण सन्नो की मृत्यु हो जाती है। ददुआ उसकी बेगम बतासों को अपनी बेटी की तरह मानकर अपने घर ले आते हैं, किंतु समाज और घर परिवार के लोग ददुआ के इस निर्णय से सहमत नहीं होते। ददुआ के बेटे को लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि भावावेश में ददुआ अपने हिस्से की जमीन बतासों के नाम कर दें। वो जमीन भी अपने नाम करवाना चाहता है। ददुआ पर एक प्रकार से नियंत्रण रखने के लिए वह सारे अनाज को एक कोठरी में रख देता है और ताला लगा देता है। बाहर केवल उतना ही अनाज रखा जाने लगा जिससे ददुआ अपने भोजन की व्यवस्था कर सकें। सदैव अपनों के लिए जीने वाले विश्वनाथ बच्चों की इस अपेक्षा से बहुत दुखी हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि क्या केवल उन्हें ही अपने बच्चों के लिए सब कुछ सोचना है। ये बच्चे जो उनकी इतनी उपेक्षा करने पर उतारू हो गए हैं कि वो अपने ही घर पर जिसे चाहे ना ला सकें। अगर वो बतासों को लेकर आ रहे हैं तो उन्हें पर्याप्त भोजन नहीं दे रहे। इस प्रकार की उपेक्षा ददुआ को अंदर ही अंदर कमज़ोर बनाने लगती है। सोचने पर विवश होने लगते हैं और वो अपने बच्चों से कहते हैं, मैं ऐसो ही अधम नीच ठहरो तो तुमरो बाप काहे को। बाप बेटों को संबंध ते दरक गयो चंदन भान। विरासत की धरती है सो बाट ले लल्लो। बाद में हमारो तुम्हारो कोई रिश्तो ना नातो। खून पानी बराबर समझो। और वो अपने आप को धीरे धीरे अपने बच्चों से मानसिक धरातल पर अलग करने का प्रयास करने लगते हैं। शहर से ददुआ का पोता राकेश अनाज लेने के लिए आता है। बतासो बेटू को बीमार ददुआ के लिए गुड़ बहेरा का चूरा पीस कर देती हैं। ये देखकर राकेश क्रोधित हो उठता है और बिना सोचे समझे बतासों की पिटाई कर डालता है। उसका ये व्यवहार ददुआ को बहुत बुरा लगता है
उसके शहर वापस लौटते ही ददुआ अपनी बची हुई सारी ज़मीन बतासों के नाम कर देते हैं। ऐसा करते हुए उन्हें लगता है मानो जो अत्याचार उनके परिवार वालों ने बतासों पर किया था उसका उन्होंने चाहे थोड़ा बहुत ही प्रायश्चित कर लिया है। इन दोनों ही कहानियों में हमने देखा कि किस प्रकार से आयु के एक मोड़ पर आकर परिवार के वृद्ध जन अपने आप को उपेक्षित, अकेला अनुभव करने लगते हैं। परिवार के लोग उनके मानसिक स्तर को समझ नहीं पाते और वो अकेले और अकेले हो जाते हैं। संग्रह की तीसरी कहानी है बहेलिया। सामाजिक भ्रष्टाचार, अनमेल विवाह, नारी उत्पीड़न, पुलिस प्रशासन द्वारा की जाने वाली घूसखोरी, रिश्वत, अत्याचार, शोषण, अन्याय, इन सब विषयों को मैत्री जी ने इस कहानी में पिरो कर रख दिया है। पिता की मृत्यु के बाद गिरजा अपनी माँ और बहन के साथ घर के काम करने के लिए बाध्य थी। उस घर में उसके चाचा चाची निरंतर किसी न किसी बात के लिए उन्हें प्रताड़ित करते रहते थे। गिरजा चाची के बच्चों को पढ़ता देखकर स्वयं भी पढ़ना चाहती है, किंतु जैसे ही वो पुस्तक को हाथ में लेती है चाची उसकी पिटाई कर देती है। समय आने पर उसके चाचा उसका विवाह एक 50 वर्ष के व्यक्ति से कर देते हैं, क्योंकि वह व्यक्ति उन्हें अच्छी खासी रकम दे रहा था। माँ विरोध करती है इस विवाह के लिए, किंतु गांव भर की औरतें उन्हें समझाने बैठ जाती हैं। वे कहती हैं, काहे के रोती पीटती है री बहू, कर्म की खोटी थी तो भोगना पड़ रहा है। पर इतना तो सोच कि चाचा भतीजी का ब्याह तो कर रहा है, तू अकेली रांड विधवा कैसे ब्याह शादी करेगी? मर्द की उम्र नहीं देखी जाती री। और रोती बिलखती गिरजा का विवाह कर दिया जाता है। इस कहानी में गांव में पुलिस किस प्रकार से षड्यंत्र रचती है, ग्रामीण लोगों के लिए जिन नीतियों को, योजनाओं को बनाया जाता है, उनकी भलाई के लिए उन्हें किस प्रकार से तोड़ा मरोड़ा जाता है, इसका भी अंकन किया गया है। गांव की भोली भाली लड़की भोली के साथ प्रधान का बेटा सुमेर दुर्व्यवहार करता है। इसके परिणाम स्वरूप भोली गर्भवती हो जाती है और सामाजिक भय और निंदा के कारण आत्महत्या कर लेती है। इसी गांव की दूसरी घटना के विषय में लेखिका बताती हैं कि सावित्री के पति को उसके विरोधी विष देकर मार देते हैं, किंतु अराजकता देखिए कि पुलिस सावित्री को ही पति को मारने के जुर्म में पकड़ कर ले जाती है। ये दोनों ही घटनाएं इस बात की ओर संकेत करती हैं कि पुलिस रुपए लेकर दोषी को छोड़ देती है। पति में की मृत्यु एक एक्सीडेंट में होने के कारण गिरजा को लगता है कि वो अकेली हो गई है और इसलिए वो अपनी बहन के बेटे सूरज को अपने घर ले आती है, उसे पालती है और दरोगा बनाती है। सूरज के माध्यम से वो अपने समाज में क्रांति लाना चाहती है।
उसे लगता है कि दरोगा बना सूरज भोली और सावित्री इन दोनों को न्याय देगा, किंतु उसे बहुत धक्का लगता है जब ऐसा नहीं हो पाता। एक गरीब पिता के बेटे की जमानत देने के लिए जब वो देखती है कि सूरज किस प्रकार से उसकी अबोध बच्ची के साथ अपनी दुर्भावनाओं को व्यक्त करता है, षड्यंत्र रचता है, ये देखकर वो टूट जाती है। सूरज को लेकर उसने जितने भी सपने देखे थे वो सब धराशाही हो जाते हैं। उसे लगता है कि पुरुष बहेलिया किसी ना किसी रूप में समाज में हर कदम पर हमें दिखाई दे जाता है। ये बहेलिया निरंतर अपने शिकार पर अपनी पैनी दृष्टि गड़ाए रखता है। जरा सा मौका मिलते ही वो उसे झपटने के लिए तैयार रहता है। लेखिका ने इस कहानी में 3 विभिन्न परिस्थितियों में घिरी हुई माताओं का, उनकी भावनाओं का अंकन किया है। अपनी बेटी की खुशी के लिए, गेजा की खुशी के लिए आह्लादित होकर रोने वाली गेजा की माँ, मान मर्यादा की चिंता में घुलती, बेटी को पीटती, आंसू बहाती भोली की माँ, और तीसरी बार सूरज को गोद लेने वाली गेजा उसके शोषक बनने पर कैसे रोती और बिलखती है। इन तीनों ही स्थितियों के माध्यम से लेखिका ने समाज में नारी के विभिन्न रूपों को अंकित करने की कोशिश की है। इस संग्रह की आगे जो आने वाली कहानी है उसका शीर्षक है 12वीं रात। दाम्पत्य जीवन में पति पत्नी में तालमेल ना होना, सास बहू के बीच में निरंतर चलने वाली तकरार, नारी की आभूषण प्रियता, ये ऐसी घटनाएं हैं जिन्हें लेकर लेखिका ने इस कहानी का ताना बाना बुना है। ये कहानी वस्तुतः एक परिवार विशेष की कहानी ना रहकर हर परिवार की कहानी बन गई है। सुरेंद्र की पत्नी आभूषणों की मांग करती है। उसके और उसकी सास के बीच ये आभूषण प्रियता ही लड़ने का मुख्य मुद्दा बन जाता है। सास पुराने विचारों की थी, इसलिए उसे लगता है कि ये सब आभूषण, साज श्रृंगार की चीजें, इन पर होने वाला खर्च फिजूल खर्च है। इसलिए वो पैसों को बचाने की बात अपनी बहू से करती है। यहाँ तक कि उसके गर्भ के खंडित होने पर भी वो अपनी बहू को पर्याप्त भोजन नहीं देती। रोज की कलह सुरेंद्र की पत्नी को शोभ, घृणा, पीड़ा, क्रोध, इन सब भावनाओं से भर देती है और वो आत्महत्या कर लेती है। उसके मायके वाले सुरेंद्र को जेल भिजवा देते हैं। सुरेंद्र की माँ अपनी बहू को कोसती है और जिसे तिसे अपने मन का दुखड़ा सुनाने लगती है। वो कहती है, 2-2 हजार की साड़ी पहना सकते थे हम। अरे इतने माया होती तो आज गठरिया भर रुपए फेंक के अपने सुरेंद्र को रिहा करा लाते। कहानी सुरेंद्र की पत्नी की मृत्यु की 12वीं रात से शुरू होती है।
सुरेंद्र के माता पिता के संवादों के माध्यम से लेखिका ने इस कथा को विकसित किया है। कहानी ये भी बताती है कि कैसे आज के ज़माने में भी लोग पत्नी की कोई उनको पत्नी के प्रति लगाव नहीं होता और उसके मरने के 12वें दिन के बाद से ही पति के दोबारा विवाह की बात शुरू कर दी जाती है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि इसका कहानी के खंड की जो कहानी संग्रह है उसके खंड की अंतिम कहानी सिस्टर है, जहाँ पर नर्स डोरोथी के माध्यम से उन्होंने बताया कि आज का समाज कितना संकीर्ण हो चुका है कि वो दूसरे की भावनाओं को ना समझ के कुछ समय के लिए ही उनसे रिश्ता बना लेता है और जब स्वार्थ सिद्धि हो जाती है तब वो उनसे किनारा कर लेता है। अपने अगले वक्तव्य में हम सिस्टर कहानी के बारे में थोड़ा विस्तार से बात करते हुए मैत्रेयी जी की कहानी संग्रह के खंड 6 पर और अधिक चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए।